हेलो बच्चों। तो नेशनल इनकम में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा और बिफोर हम लोग नेशनल इनकम के कैलकुलेशंस को करेंगे उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर को दो डेफिनेशंस आप देख पा रहे हैं नेशनल इनकम की है, ठीक है। दोनों को पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज द मनी वैल्यू, ठीक है। तो नेशनल इनकम को हमेशा किस में कैलकुलेट किया जाएगा? मॉनेटरी टर्म्स में, सिंपल है। ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स किसको बोला जाता है, ये हम लोगों ने अच्छी तरह देखा। प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, तो किसी भी डेफिनेशन को समझने के लिए अगर उसके अंदर कुछ रिलेटेड टॉपिक्स आ रहे हैं तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर जाके ओवरऑल डेफिनेशन को समझ में आ जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट में फाइनल गुड्स को हम लोग समझ चुके हैं, इकोनॉमी को समझना बाकी है। वैसे तो आपने इकोनॉमी की वर्किंग अभी तक देख ली होगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करूंगा। मूविंग ऑन टू सेकंड डेफिनेशन, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स। अब आपको पता है कि फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं, ठीक है। अर्न्ड, किसने कमाई? बाय नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट, अभी नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, क्यों होता है, कहां से आया, ये सब जानेंगे। ये दूसरा रिलेटेड टॉपिक है ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर, ठीक है। ये दोनों ही डेफिनेशन नेशनल इनकम की है। एक है आपकी इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक है आपकी प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हमने देखा नेशनल इनकम को निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होती हैं, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आपको पता है कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं और आपको ये भी पता है कि फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं। तो अब आज हम लोग शुरू करेंगे कि भाई ये इकोनॉमी क्या होती है। इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब ये सिर्फ इकोनॉमी है, तो इकोनॉमिक टेरिटरी एक बाउंड्री होगी, उसी के अंदर कमा रहे होंगे, तो वो जानने को मिलेगा। और दूसरा किसने कमाया, तो एक तो होगा प्लेस के रिगार्डिंग, एक होगा पर्सन के रिगार्डिंग, कहां और किसने, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट आज निकल के आएंगे। तो बच्चे जैसे कि अब आप अपनी स्क्रीन में देखेंगे कि पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था फाइनल गुड्स का, दूसरा था फैक्टर इनकम का। दो और टॉपिक आपके सामने दिख रहे हैं, दैट इज नॉर्मल रेसिडेंट एंड डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। चलो अब आप नोट्स बनाइए इसके और फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं कि नॉर्मल रेसिडेंट और सिटीजन में क्या अंतर होता है, ये आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। तो किसी भी पर्सन को हम लोग रेसिडेंट कब बोलेंगे, और वो भी नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। तो हम लोग कब बोलेंगे, जो पहला पॉइंट लिखा हुआ वो है कि व्हेन हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। इसका मतलब यह है कि भाई वो जिस जगह रहकर पैसे को अर्न कर रहा है, तो वो उसकी क्या बन गई, वो जमीन बन गई जहां वो उसको पैसे को अर्न कर रहा है। तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस भी कंट्री में आ रहा है, अगर वो इंडिया में रह के वो पैसा कमा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ही इज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वो अमेरिका में रह के ये काम कर रहा है तो बोलेंगे ही इज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। समझ में आ गया? अच्छा, लेकिन इसी के साथ साथ ना दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। तो ईदर ऑफ द टू नहीं है, ये दोनों को कंबाइंड होकर करना पड़ेगा नॉर्मल रेसिडेंट बनने के लिए। दूसरी ये है कि वो उस कंट्री में मिनिमम 1 साल बिताया हो पैसा कमाते कमाते। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे अच्छा वो एक नॉर्मल रेसिडेंट है उस कंट्री का, ठीक है। तो चलो देखते हैं दूसरा क्या लिखा हुआ है। When his period of stay in that country exceeds 1 year, 1 साल से ज़्यादा हो जाए तब हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट मानना शुरू करेंगे। इसका मतलब 3 महीने के लिए अगर अमेरिका गया मैं और वहाँ जाके कुछ पैसा कमाया, फिर लौट के इंडिया आ गया, तो मैं नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का ही कहलाऊंगा, अमेरिका का नहीं कहलाऊंगा, ठीक है। अमेरिका का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाने के लिए मुझे 1 साल से ज़्यादा वहाँ रहना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट जो है दोनों में अप्लाई करता है, इंडिविजुअल भी और इंस्टीट्यूशंस भी, क्योंकि हमने देखा है कि अगर कंपनी को बोला जाए या फिर कोई सी चीज़ को बोला जाए तो उसको आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। इसका मतलब उसको भी इंडिविजुअल का दर्जा मिला हुआ है। तो इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएंगे इसमें और इंडिविजुअल्स भी आ जाएंगे। इंस्टीट्यूशंस मतलब एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो बाहर जाके काम कर रही हैं, ठीक है। तो वो आपका बन जाएगा नॉर्मल रेसिडेंट। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है कि अगर मैं बोलूं कि इंडिया में आप बाहर का कोई फॉरेन स्टूडेंट आ गया,
तो वो एक क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है, एक्सेप्शंस नहीं है, मतलब वही बताने के क्या है कि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। तो यहाँ रह के 1 साल का क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पैसा नहीं कमा रहा है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। दूसरा, पर्सन विजिट टू कंट्री फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट लेने के लिए जाता है तो वो 1 साल से ज़्यादा अगर एक्सीड कर रहा है तो एक क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन दूसरा कमाने वाला नहीं कर रहा है। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखते हैं, शिप या फिर एयरक्राफ्ट क्रू मेंबर्स। ठीक है, अगर वो किसी कंट्री में जाके 1 साल से ज़्यादा का समय बिता रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, तो वो भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स या किसी भी कंट्री के अगर कर रहे हैं ऐसा काम तो उनको भी हम लोग एक्सेप्शन में रखेंगे, उनको ऐसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नाउ इसमें एक्सक्लूड एक्सेप्शन के अंदर एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि बॉर्डर वर्कर्स जो होते हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाता है नॉर्मल रेसिडेंट होने में। अच्छा, अभी अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल बनाएंगे बहुत ईजी आपको समझ में आ जाएगा। चलो, अब दूसरा जो हम लोगों ने देखा था कि भाई विद इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब उस देश में रहते हुए, तो उस कंट्री का थोड़े बाद हम लोग देख लेते हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने मैं प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, अब आप इसके नोट्स बनाइए। कंट्री का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी। एक जो हम लोग देखते हैं ना कि हमारे भारत का नक्शा कैसा है, अमेरिका का नक्शा के, ठीक है, तो वो द मैप ऑफ इंडिया, तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये इसकी बाउंड्रीज हैं, वो टेरिटरीज होती हैं, तो वही देखना है हमको कि अच्छा अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ कहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि वो पर्सन जाके कमा सकता है। ठीक है, वो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ कहाँ बैठ के माना जा सकता है, तो वही कंट्री का वो हम देखते हैं। तो द जियोग्राफिकल टेरिटरी विद इन the geographical territory which is administrated by government within which person, goods and capital circulates freely। इसका मतलब एक ऐसी टेरिटरी, जोग्राफिकल टेरिटरी जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, जहाँ पर को कैपिटल, पर्सन और गुड्स का क्या होता है, फ्री मूवमेंट होना पॉसिबल है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंट्री, इसी को डोमेस्टिक टेरिटरी भी बोला जाता है। ठीक है ना, या फिर जिसको इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोला जाता है। अब इस टेरिटरी के में कुछ इंक्लूड्स होती हैं, कुछ इंक्लूड्स का मतलब अपार्ट फ्रॉम जो आपको दिख रहा है, स्पेसिफिक दिख रहा है कि ये इंडिया का मैप है, उसके अलावा भी बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग अपने देश का हिस्सा मान सकते हैं। वो क्या होता है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे डिफेंस बेस। डिफेंस बेस का मतलब क्या होता है कि इंडिया का डिफेंस बेस अगर अफगानिस्तान में जाके एक बना हुआ है, या बांग्लादेश में जाके इंडिया का बेस बना हुआ है, श्रीलंका में जाके इंडिया की आर्मी जो है वो बेस बना के वहाँ पर को काम कर रही है, तो जितने भी एरिया में इंडिया की आर्मी ने वो उस कैंप को बनाया होगा तो वो इंडिया का हिस्सा माना जाएगा। इसको बोलते हैं डिफेंस बेस। जैसे आपने देखा था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में डिफेंस बेस बनाया हुआ था और जितने भी समय तक वो था कहलाया गया। ठीक है, नाउ सेकंड, मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट कि क्या इंक्लूड होता है, वो होता है कि आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। आपने कभी कभी वीडियोस में, डॉक्यूमेंट्रीज में या फिर मूवीज़ में देखा होगा, बड़े बड़े जो ऑयल को डिग करते हैं समुद्र से, ठीक है, तो वो रिग्स होते हैं, इसको बोलते हैं बिग कंटेनर, जिसमें ऑयल को निकाल के ज़मीन से उसमें कंटेन किया जाता है। तो वो बाहर हो सकता है कि इंटरनेशनल वाटर्स में भी हो रहे हों और बाहर टेरिटरी में होते हैं, तो वो उसको भी उस कंट्री का ही हिस्सा माना जाता है। अगर मैं बात करूं तो होता है एक टेरिटोरियल वाटर्स, जैसे इंडिया का आपने मैप देखा होगा, इंडिया का एक नीचे हमारा कोस्टल एरिया का पूरा बेस है, तो उस सी कोस्ट से लेते हुए 22 नॉटिकल माइल्स तक अगर हम चले जाएं आगे वाटर्स में, डीप सी में, तो वो इतना इंडिया का हिस्सा माना जाएगा, तो उसको क्या मानते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी का ही हिस्सा माना जाता है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स। एयरक्राफ्ट एंड वेसल, जैसे इंडिया हमारा, उसका कोई प्लेन जा रहा है, ठीक है, तो वो जहाँ जहाँ पर को जा रहा है या फिर जब भी लैंड करेगा तो वो भी इंडिया का हिस्सा ही माना जाएगा। ठीक है, और वेसल्स होते हैं हमारे, कंटेनर्स हो गए जैसे। और लास्ट हम लोग आ जाते हैं एम्बेसी में, जिस कॉन्सुलेट्स। ठीक है, एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट्स लास्ट वाला में जब हम आएंगे, तो एम्बेसीज क्या होती है, हर एक कंट्री अपना, हर कंट्री में जाके एक बेस बनाती है जहाँ पर को वो अपने ब्यूरोक्रेसीज और दूसरे देश से जो उसके रिलेशंस होते हैं उसको अच्छा बनाने के लिए वहाँ पर को
स्टेब्लिश्ड होती है, ताकि जब हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, तो हमारी जैसे इंडिया के सिटीजन्स अमेरिका में जाके भी काम कर रहे हैं, तो उनके राइट्स और उनके हितों और इंडिया के अमेरिका के साथ रिलेशंस अच्छे रह सकें, इसलिए वो वहाँ जाके अपना बेस बनाते हैं, जिसको बोलते हैं एम्बेसी। तो अगर ऐसी एम्बेसीज हो रही हैं तो भी उसको किसका हिस्सा माना जाएगा, उसी देश के का हिस्सा माना जाएगा। सपोज इंडिया की एम्बेसी इस्टेब्लिश्ड है अमेरिका में, तो अमेरिका के जिस भी एरिया में वो इंडिया की एम्बेसी होगी वो इंडिया की टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी का अगर मैं अपोजिट कर दूं तो इंडिया के अंदर जैसे हर कैपिटल में होता है, तो न्यू दिल्ली के अंदर भी हमारी बाहर की कंट्रीज़ हैं, उनका एक ना एक एम्बेसी जरूर होगी। तो जब इंडिया की बात करूंगा तो इंडिया की टेरिटरी में फिर उसको मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो उतना हिस्सा जितनी भी वो कंट्रीज़ की एम्बेसीज होंगी वो इंडिया का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसका एग्जांपल ये है कि इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में एस्टेब्लिश्ड है, तो अमेरिका का उतना पार्ट अमेरिका का नहीं, इंडिया का माना जाएगा। सिमिलरली अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है, तो इंडिया में से उतना हिस्सा इंडिया का ना होके अमेरिका का माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो टेरिटरी इटसेल्फ आपको समझ में आ गया कि हाँ, हम लोग किस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल इनकम जब हम देखेंगे तो उसमें चारों कॉन्सेप्ट आते हैं। फाइनल गुड्स, फैक्टर इनकम, अभी हम लोगों ने डोमेस्टिक और नेशनल इकोनॉमिक टेरिटरी देख लिया। अब हम ने नॉर्मल रेसिडेंट को भी देख लिया है, तो ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इनकम कितने तरीके की होती है हमारी जनरल। तो इनकम को दो हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं। एक होती है हमारी, अब आप अपने नोट्स बनाइए और सुनते भी जाइए इसको, कि क्या है कि एक तरफ है हमारी डोमेस्टिक, एक तरफ है हमारी नेशनल। ठीक है। अब डोमेस्टिक इनकम क्या होती है कि डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जहां पर को सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, अब आपको अच्छी तरह पता है फैक्टर इनकम क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है। अब आपको पता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है। ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी हमारी फैक्टर इनकम्स जनरेट हुई है उसको बोलेंगे हम हमारी डोमेस्टिक इनकम हो गई। ठीक है। अच्छा, इसी की दूसरी तरफ देखें कि नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम को भी बोलेंगे सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड, यहां पर को कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, वहां पर को टेरिटरी था तो यहां पर को पर्सन रिलेटेड हो गया। ठीक है। जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है। तो अगर मैं आपको स्पेसिफिक बता दूं कि डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम के बारे में देखें, तो ये किसको सेंट्रिक मान रही है, ये टेरिटरी को, कि टेरिटरी के अंदर रहते हुए जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट हुई है उसको अगर हम देख लें तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। ऑन द अदर हैंड नेशनल इनकम इज नॉट टेरिटरी बट रेसिडेंट स्पेसिफिक। ठीक है। वो बोल रहा है कि किसी, जब इस पर्सन की बात करूं, अगर ये नॉर्मल रेसिडेंट है, इस पर्टिकुलर पर्सन ने जितनी भी इनकम जनरेट करी हुई है, फैक्टर इनकम जनरेट करी हुई, ऐसी सारे के सारे नॉर्मल रेसिडेंट्स को अगर मैं क्लब कर दूं, एग्रीगेटेड कर दूं, तो उनके द्वारा कमाई गई सारी इनकम नेशनल इनकम कहलाएगी, जो अब वो बोल रहा है कि जो टेरिटरी के अंदर रहते हुए एक साल के अंदर कमाई गई हो। ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, नेशनल इनकम। अब हम लोग करने क्या वाले हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन पार्ट की तरफ लेके जाने वाला हूं, और जैसे जैसे ही आपका कोई ऐसा टॉपिक आएगा जो हम लोगों ने कवर नहीं किया है उसको उसी समय कवर किया जाएगा। ठीक है। तो जनरली जब हम देखते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स थी, 3 मेथड्स थी, इनकम थी, एक्सपेंडिचर थी एंड प्रोडक्ट मेथड थी या फिर प्रोडक्शन मेथड थी। इन तीनों ही मेथड में हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं, और उन फॉर्मूले को अगर हम देखें तो उसमें हर एक चीज का कन्वर्जन आते रहता है। ठीक है। अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं तो एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट अगर मैं बता दूं आपको कि कन्वर्जन होता क्या है। अब देखते हैं कन्वर्जन क्या है। अगर मैं बोलूं कि आपने एक डेप्रिसिएशन नाम की एक चीज सुनी है ना, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किन दो चीजों को कन्वर्ट कर रही है, किन दो चीजों को कन्वर्ट कर रही है, तो वो करती है बच्चों क्या, ग्रॉस को
नेट बना देती है। तो ऐसी प्रोसेस जहां पर को कुछ हिस्से और कुछ हिस्से में फर्क होता है, तो ऐसी प्रोसेस जहां पर को किसी एक चीज में से कुछ चीज माइनस करने के बाद, हटाने देने के बाद कोई दूसरी चीज बन जाती है, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। या फिर जोड़ने के बाद भी अगर हम देख सकते हैं तो वो कन्वर्ट हो जा रही है, उसको बोला जाएगा कन्वर्जन। ठीक है, और ऐसे फॉर्मूलेज हमारे पास आते रहेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग कन्वर्जन के उसमें टॉपिक में घुसेंगे और जितने भी कन्वर्जन्स हैं उसको फोकस कर लेंगे, क्योंकि अगर नेशनल इनकम में हम लोग फॉर्मूले याद करने के लिए बैठ गए बच्चों, तो आप लोगों के लिए समय कम पड़ने वाला है। जी, फॉर्मूले याद नहीं होंगे, याद हो भी गए तो कुछ समय बाद भूल जाएंगे। अगर भूल नहीं पाए तो हो सकता है कि कोई पॉइंट प्लस माइनस या फिर नेट को ग्रॉस, ठीक है, ऐसा कुछ आप करके आ जाएंगे और उससे पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इट्स बेटर ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगर आपने समझ लिया तो खुद से ही क्वेश्चन बना लो और खुद ही उसका आंसर निकाल लो। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, पहला है बच्चों डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को अगर मैं अलग अलग पार्ट्स में देख लेता हूँ, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, और इसमें से अगर मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो मेरा बन जाएगा नेट। यही एक फॉर्मूला है। अब मैं इस फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से देख सकता हूँ, क्योंकि 3 आइटम है तो 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ लेके आ जाऊँ तो मैं दूसरा बोल सकता हूँ कि भाई डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस नेट, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको किसी भी तरह आ रहा होगा ना। या अगर मैं बोलूँ कि भाई नेट अगर गिवन है तो नेट से क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं, नेट से निकालेंगे फिर ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। या अगर मैं बोलूं कि भाई ग्रॉस इक्वल्स टू क्या होता है, ग्रॉस इक्वल्स टू आप बोलेंगे नेट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट प्लस डेप्रिसिएशन, तो देखो फॉर्मूले इतने रटने से अच्छा हुआ है कि कॉन्सेप्ट समझ लो। आप खुद ही तो बना रहे हैं फॉर्मूले, ये मैंने थोड़ी बनाया, या आप मेरे साथ साथ ही तो करते आ रहे थे। एक कॉन्सेप्ट होता है मैंने कि भाई ये चीज़ है कन्वर्जन, इस तरह कन्वर्ट कर लेना। अब आपने इसको इधर लिया, उधर लिया, दाएं लिया, बाएं लिया, तो सिंपल मैथमेटिक्स है, बन गए ना। देखो 1 2 3 4 फॉर्मूले बन गए इसमें से। ठीक है, ऐसे तो कितने ही कॉन्सेप्ट आएंगे और कितने फॉर्मूले बनते जाएंगे, आप लोग बनाते जाएंगे फॉर्मूले, तो उतने तो आप रटने पॉसिबल है नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा दूसरा कन्वर्जन, जो हमको सीखना है। ठीक है, जो हमारा नेशनल इनकम में हमेशा हमारे पास आते रहेगा क्वेश्चन के रूप में, वो है नेट। का मतलब है कि भाई ग्रॉस में से कोई चीज माइनस हुई है, नेट। अगर मैं नेट को भी हटा दूं तो है आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम आपको समझ में आता है? ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड का मतलब यह है कि विदेश से कमाई गई फैक्टर इनकम। ठीक है, और अगर मैं इसको सिर्फ इतना ही पढ़ूं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा। क्या लिखेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा लिखेंगे इसको हम लोग। ठीक है, अभी नेट कैसे बनेगा? नेट ऐसे बनेगा कि भाई आपने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो कमा ली, ठीक है, लेकिन कुछ, इसका मतलब यह है कि आप बीइंग द नॉर्मल रेसिडेंट, आप कहीं दूसरे देश में गए और वहां से आप पैसा कमा के इंडिया आ गए, तो ये क्या बन गया? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपने कमा लिया। ऐसे ही दूसरे देश वालों ने भी तो किया होगा। तो अगर मैं उसमें से यहां से हटा दूं, मैं बोलूं कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेश को चले गई, अगर मैं उतना माइनस कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाता है बच्चों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये बना आपका NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, हम लोग मान के चलेंगे कि ये ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है का मतलब क्या है? कि ये फॉर्मूला है, ये इधर नहीं आएगा और ये इधर नहीं जाएगा। हम मान के चलेंगे कि हमने ही ज़्यादा इनकम कमाई है और गई कम है, तो अगर उसका रिजल्ट इस तरह आएगा तो हम लोग लिखेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
ठीक है। अगर कभी ये नेगेटिव आएगा तो इसमें नेगेटिव बना देंगे इसको, इसमें कौन सा कोई भी कंफ्यूजन की बात तो है नहीं। पॉजिटिव कब आएगा? जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा और विदेश को कम गया होगा तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर कभी हमने कम कमाया है और विदेश में ज़्यादा चला गया तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ब्रैकेट लग जाएगा। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस थी ही नहीं समझने में। तो ये आपको समझ में आया ना कि ये कन्वर्जन किसका चल रहा है। ठीक है, NFIA का कन्वर्जन चल रहा है हमारा। तो अब ये NFIA किस में देखा जाता है और ये क्यों देखा जाता है? तो NFIA का क्या फॉर्मूला बना? NFIA किसका कन्वर्जन है? अगर मैं किन दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करूं तो NFIA निकल के आता है, वो होता है बेटा आपका नेशनल प्रोडक्ट और दूसरा है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन दोनों का डिफरेंस है NFIA। जैसे ग्रॉस और नेट का डिफरेंस था डेप्रिसिएशन, वैसे ही नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिफरेंस है NFIA। नेशनल प्रोडक्ट के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में आपका चीज़ों का खर्चा हुआ है वो हम लोग बोलेंगे कि वो नेशनल प्रोडक्ट है हमारा। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेप्ट था कि वो टेरिटरी बेस्ड था, ये पर्सन बेस्ड है। तो नॉर्मल रेसिडेंट ने अगर वो प्रोडक्ट लिया तो उसको बोलेंगे नेशनल प्रोडक्ट है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बोलेंगे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी अगर वो प्रोड्यूस हुआ है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो दोनों ही इनकम जनरेशंस की बात हो रही है। अगर यहाँ से इनकम जनरेट हुई और केवल इसकी इनकम जनरेशंस को हम देखें तो इन दोनों का डिफरेंस होता है, वो क्या है बच्चों? NFIA। और इसको समझने के लिए अब मैं आपको इतना सिंपल चीज बताने वाला हूं कि अब आप इसको भूलेंगे नहीं। वो क्या है? आपने देखा था बच्चों कि टू सेक्टर इकोनॉमी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टू सेक्टर हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तीसरा सेक्टर जोड़ दूं तो होती है गवर्नमेंट और वो बन जाती है क्लोज्ड इकोनॉमी, तो बन गई क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये है आपकी बच्चों क्लोज्ड इकोनॉमी। नेशनल प्रोडक्ट जब हम देखते हैं वो है ओपन इकोनॉमी। अगर मैं ओपन इकोनॉमी इसमें से माइनस कर दूं तो अब आपके सामने क्या आएगा? ओपन इकोनॉमी क्या होती है? रिलेशंस किसके साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बच्चों। आपका कनेक्ट होकर ओपन इकोनॉमी बनती है। तो ओपन इकोनॉमी में से क्लोज्ड इकोनॉमी कर माइनस कर दूं तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट केवल फोकस करता है ना कि वो क्लोज्ड इकोनॉमी के उसमें, बट डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो पैसा होना चाहिए, तो उसको इस तरह मान लीजिए। और ओपन को हम लोग मान लेंगे नेशनल प्रोडक्ट की तरह। तो अगर मैं देखना चाहूं कि नहीं इस दोनों का डिफरेंस क्या था, वो क्या होगा? विदेशी, वही होगा ना। तो वही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जितना पैसा आए अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सिंपल सा है और इसको समझ के ही आप लोग को करना पड़ेगा, अदरवाइज याद तो रहेगा नहीं। अभी हो सकता है कि रह जाए, बाद में नहीं रहता। सो NFIA का क्या फॉर्मूला बना? NFIA इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसी को इधर उधर करेंगे तो और अदर फॉर्मूलेज बनेंगे। नेशनल प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होगा फिर? नेशनल प्रोडक्ट मतलब NFIA प्लस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, वही जो मैंने बताया था ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी के बीच में क्या डिफरेंस है, वो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। तो भाई विदेश से जितना भी पैसा आया वो इधर आ गया। नाउ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA। और जो NFIA है वो किसका कॉम्बिनेशन है? वो है फीफा माइनस फीटा। ये एक विद इन द फॉर्मूला है आपका, फीफा माइनस फीटा। फीफा इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये पैसा इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है। इनकमिंग माइनस आउटगोइंग इक्वल्स टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। थर्ड एंड लास्ट कन्वर्जन। ठीक है, अब वो हो जाते हैं टैक्स के बारे में बात। ठीक है, टैक्स जैसे हम लोग, अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जब हम इनकम में से माइनस कर देते हैं टैक्स को, उसको बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम। द इनकम विच इज एट योर डिस्पोजल, जो आपको परोसी जाती है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स, उसको बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम। तो ये कन्वर्जन आप देख रहे हैं ना, आपने इनकम कमाई लेकिन आपने कुछ पार्ट उसका गवर्नमेंट को भी दिया, तो वहीं पर को टैक्स का रोल अब प्रोडक्शन और बाकी चीजों में भी तो आएगा। ये तो मैंने इनकम टैक्स के रिगार्डिंग बात करी आपसे। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT, क्या बोला मैंने? NIT। और NIT का फॉर्मूला हम लोग यहां पर को देख लेते हैं। NIT का फॉर्मूला नीचे लिख लेते हैं, चलो। NIT इक्वल्स टू
इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। हाँ, तो क्या आपने देखा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। चलो, ये फॉर्मूला विद इन द फॉर्मूला था। अब देखते हैं कि दो चीजें यहाँ पर को लिखी हुई हैं कि भाई एक है आपका नेट। नेट तो हमको पता है कि भाई किसी चीज का ग्रॉस में से कोई चीज माइनस हुई है। अब इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में तो आपको ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स होती है आपकी इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होती है आपकी दूसरी चीजें। तो भाई प्रोडक्शन रिलेटेड जितनी भी हमारी चीजें आएंगी वो सब इनडायरेक्ट टैक्स में आएंगी। इनडायरेक्ट टैक्स, अब इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर मैं सब्सिडीज को माइनस कर दूं, द ग्रांट्स एंड रिमिटेशंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, अगर सब्सिडीज को माइनस कर दूं तो मेरा बन जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कि भाई इतना टैक्स हम लोगों पर लाइबल था और गवर्नमेंट ने उतनी सम अमाउंट ऑफ रिबेट हम लोगों को दे दी। तो जितना भी हम लोगों ने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को बीइंग द प्रोड्यूसर, तो वो आपका क्या बन जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ गया? चलो, अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या चीज होती है? तो जैसे इनकम अर्न करने के बाद गवर्नमेंट हमसे कुछ पार्ट वापस ले लेती है और बोलती है कि भाई मैं हमारे पास तो कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो अगर मुझे आपकी भलाई करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, अदर सेक्टर्स हो गए, डिफेंस बेस अच्छा करना है, तो आप ही पैसा देंगे। तो वो पैसा हमसे इनकम टैक्स के रूप में लिया जाता है। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट लेके गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स के पास जाती है और बोलती है कि भाई आपने ये सारी चीज़ें यूज़ करी हैं और हम लोग आपको फर्दर ये चीज़ आपको देते रहे हैं और कंट्री का डेवलपमेंट हो, जिससे आपको और प्रोडक्शन करने का मौका मिले, जिससे और डिमांड क्रिएट हो, जिससे और आपका फ़ायदा हो, उसके लिए आप हमें टैक्स दीजिए। तो वो टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम लोग अभी देखेंगे इकोनॉमी के अंदर, बिल्कुल डीप में देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। तो दो चीज़ें होती हैं बच्चों। एक, अगर मैं सिंपल सा आपसे बोलूँ दिस मार्क, ठीक है, अभी हमने देखा कि हाउस होल्ड और फर्म्स जो थी उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट था कि फैक्टर सर्विसेज दो और फैक्टर पेमेंट लेके जाओ, एट द सेम टाइम गुड्स को लेके जाओ और अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे के जाओ, यही था ना। तो जब हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड ने डिमांड करी कि हमको भैया मार्कर चाहिए, ठीक है, तो उसने फैक्टर सर्विसेज को लिया, फैक्टर सर्विसेज को लिया और मार्कर्स का प्रोडक्शन किया। ठीक है, और इस मार्कर के प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी भाई बताइए? उसने बोला कि लैंड की ज़रूरत पड़ी होगी, लेबर की ज़रूरत पड़ी होगी, उसने कैपिटल की ज़रूरत पड़ी होगी, और बीइंग द एंटरप्रेन्योर वो सारी चीज़ें लेके आया होगा। और अब उनको पेमेंट करने की बारी आ गई। तो पेमेंट जब हम कर रहे हैं तो वो कैसे पेमेंट कर रहे हैं? तो फैक्टर को ही पेमेंट कर रहे हैं ना, उसको उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, उसको रेंट दे रहे हैं, उसको वेजेस दे रहे हैं, उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं और उसको प्रॉफिट मिल रहा है, यही चीज़ है। तो सपोज करो कि ये मार्कर को इन सारी चीज़ों को करने के बाद कितना ₹15 की कॉस्ट आई, कॉस्ट बीइंग द प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब कितनी लागत आई, कितना खर्चा आया उसको प्रोड्यूस करने के लिए। अब क्या ये ₹15 में ही हाउस होल्ड को मिल जा रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। नहीं मिलता ना, उतने में तो नहीं मिलता। तो कुछ पोर्शंस इसमें ऐड करने होते हैं। हमने बोला कि ये रुपया ऐड कर दो और ₹25 में अब ये हाउस होल्ड को मिलेगा। तो ये जो पोर्शन है जो इसने ऐड किया, ठीक है, वो इसका थोड़ी है, वो तो गवर्नमेंट का हिस्सा है ना, जो इसने ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट उसको ले लिया कुछ समय के लिए, बाद में उसको पे कर देगा। ठीक है, लेकिन इसका पैसा हम लोगों ने दे दिया। तो ये है आपकी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब वो प्राइस जो हाउस होल्ड पे करते हैं, और फैक्टर कॉस्ट वो जो प्रोड्यूसर्स की जेब से खर्चा हुआ होता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस माना जाता है इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो किसकी जेब में जाएगा? वो गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। तो बच्चों ये है आपका थर्ड एंड लास्ट कन्वर्जन। अब आप भाई फॉर्मूले बनाने में तो चैंप हो गए हो, तो बनाओ।
अब ये मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट कभी भूलेंगे नहीं ना आप। मार्केट प्राइस क्या होता है, जो आप एमआरपी जो देखते हैं, और फैक्टर कॉस्ट मतलब जो प्रोड्यूसर ने जितना लागत लगाई है। तो मैं इसको यहाँ लेके आ गया, तो फॉर्मूला बनाओ, तो अब आप बोलेंगे कि प्लस फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, उसको यही रहने देता हूँ, तो मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यही होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। 3 कन्वर्जन आपने जो अभी समझे हैं वो आपको बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने नेशनल इनकम चैप्टर जब शुरू किया था तो उसके न्यूमेरिकल पार्ट तक जाने के लिए ही हम लोगों ने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देखी थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आते ही हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके उसमें। तो न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए अब हम देखते हैं कि उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में बोला कैसे जाता है। तो ये तो लिखा है कि नेशनल इनकम, लेकिन इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा, हम लोग बोलेंगे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, द फर्स्ट जो एन होता है वो होता है आपका नेट, या फिर वो माना जाएगा ग्रॉस। ठीक है, तो किसी भी, अब से आप जब भी देखेंगे नेशनल इनकम हो, डोमेस्टिक इनकम हो, कोई भी हो, उसको 3 पार्ट्स में, टुकड़ों में बांटना है आपको। पहला टुकड़ा क्या होगा, इधर वो ग्रॉस होगा या फिर वो होगा नेट। ठीक है, इन दोनों में से थर्ड नहीं हो सकता, या तो वो टोटल होगा या फिर वो कन्वर्टेड होगा। ठीक है, और ग्रॉस में से अगर मुझे नेट जाना है, अगर मुझे जी से एन बनना है, तो इन दोनों के बीच का कन्वर्जन अभी हमने देखा वो क्या था, दैट बीइंग द डेप्रिसिएशन। याद आ गया, कन्वर्जन यही देखा था। पहला पार्ट किसी भी चीज का ये डिनोट करेगा, या तो वो ग्रॉस होगा या फिर नेट होगा। अगर ग्रॉस है और आपको नेट की तरफ जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, अगर नेट है और आपको ग्रॉस की तरफ जाना है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो पहला पार्ट दिखता है वो नेट होता है या फिर ग्रॉस होता है। तो पहला पार्ट एन लिखा है तो हम लोग नेट पढ़ेंगे। जो दूसरा है उसको अब आप क्लब कर दीजिए, दोनों को ही क्लब कर दीजिए, इसका मतलब वो है प्रोडक्ट। वो क्या है, प्रोडक्ट। अगर एनपी लिखा है तो वो नेशनल प्रोडक्ट है, अगर डीपी लिखा है तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। यहां भी मैं प्रोडक्ट ही लिखता हूं, लेकिन यहां पर को लिखता हूं नेशनल प्रोडक्ट। बताएं इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट के बीच का क्या डिफरेंस था, इस प्रोडक्ट और इसके प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस था NFIA। ठीक है, क्या था, NFIA। तो भाई डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए हम लोगों को भाई नेशनल प्रोडक्ट में से NFIA को माइनस करना पड़ेगा। या मैं बोलूं कि अगर मुझे नेशनल प्रोडक्ट तक पहुंचना है तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, नेशनल प्रोडक्ट तक आप पहुंच जाएंगे। तो दोनों का कन्वर्जन भी आपको पता है, और इसको भी बड़ी अच्छी तरह से आपने देखा था। देखो, याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको समझना है अब। ठीक है, तो पहला पार्ट तो मैंने उसको यहाँ से डिवाइड कर दिया, दूसरा पार्ट हमारा डिवीजन हो गया यहाँ से, और तीसरा जो ये नीचे से लिखा हुआ है वो ये है कि इधर तो मार्केट प्राइस होगा या फिर फैक्टर कॉस्ट होगा, किस कीमत पर उसको देखा जा रहा है। तो मार्केट प्राइस से अगर मैं फैक्टर कॉस्ट की तरफ मुड़ जाऊं तो दोनों का डिफरेंस क्या था, उस दोनों का डिफरेंस था नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया जाए तो आपकी मार्केट प्राइस बन जाएगी, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया जाए तो आपकी फैक्टर कॉस्ट बन जाएगी। सिंपल है, तीनों कन्वर्जन आपने समझ लिए। तो बस देखो कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। तो पहली इनकम हमने सीखी, दूसरी इनकम देखते हैं, डोमेस्टिक इनकम। पहला एन है तो बोलेंगे नेट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को बोला जाता है बच्चों डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, दोनों इनकम समझ ली। अब आपने जीडीपी इतनी बार सुना हुआ है कि आपको जीडीपी की फुल फॉर्म तो पता ही होगी, जो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता था कि जीडीपी कैलकुलेट किस पे होती है। तो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जीडीपी अगर
होता है ना, हमेशा आप जीडीपी देखते हैं, लेकिन जीडीपी को हमेशा एमपी पे देखा जाता है। किस पे देखा जाता है? मार्केट प्राइस पर देखा जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? जी फॉर ग्रॉस, डीपी इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जो ये नीचे से लिखा हुआ है उसको बोलेंगे एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी। और इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है? अगर मैं पूछूं कि बताइए जीडीपी और डोमेस्टिक इनकम के बीच का क्या डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे पहला डिफरेंस तो ये है कि ये फैक्टर कॉस्ट पे कंसिडर किया जाता है और ये मार्केट प्राइस पर कंसिडर किया जाता है। और दूसरा ये है कि ये नेट होता है और ये डोमेस्टिक ग्रॉस होता है। चलो, अब अगर मैं आपको अब भी एक न्यूमेरिकल दे दूं और आप उसको बना के दिखाएं, आपको बड़ी खुशी होगी भाई। हाँ, तो आपसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई क्या आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं व्हेन डोमेस्टिक इनकम इज गिवन, एंड द डोमेस्टिक इनकम गिवन है वो है 1000। क्या गिवन है? डोमेस्टिक इनकम आपको गिवन है वो है 1000। ठीक है, और अब क्या आप इसमें से डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? आप बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि आपके पास डोमेस्टिक इनकम है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब ये दोनों तो सेम है, ये अमाउंट में गिवन है, ये कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये गिवन है ना आपके पास। तो अब मुझे पता है कि यहां से किस तरह जाना है कि मैं इसमें कन्वर्ट हो जाऊं। तो पहला कन्वर्जन हम लोगों को देखना है, नेट से हम लोगों को जाना है ग्रॉस में। तो नेट से ग्रॉस में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। और मैं ढूंढूंगा क्या क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है। सपोज कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन गिवन था 50, तो मैंने 50 को ऐड करना स्वीकार कर लिया। मैंने मान लिया कि हाँ 50 को ऐड कर दिया जाएगा। तो पहला कन्वर्जन हम लोगों ने कर दिया। अब दूसरा क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहां भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो कोई भी कन्वर्जन की जरूरत रही नहीं। अब देखते हैं तीसरा पार्ट, यहां मार्केट है, यहां फैक्टर कॉस्ट है। तो मुझे तो गिवन है फैक्टर कॉस्ट, लेकिन मुझे पता है कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए मुझे टैक्स को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं अब देखूंगा क्या टैक्स भी हम लोगों को गिवन है। सपोज कर लेते हैं कि एनआईटी गिवन है और वो गिवन है 150। कितना गिवन है? 150। तो बच्चे बताओ आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर इट विल कम 1200, 1000 प्लस 50 प्लस 50। ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे बच्चों, और कोई बाहर से कोई न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है आपके पास। तो बताओ अगर ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होता तो क्या आप फॉर्मूला रटते? कभी नहीं रट सकते। और अभी मैं उसका एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि यस फॉर्मूले रटे जा सकते हैं, तो अब आप थोड़ा सा कन्वर्जन अपने होमवर्क में एक बार करके देख लेना। और मैं आपको कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज देने वाला हूं जो हो सकती हैं। कॉम्बिनेशन तो कैसा भी बन सकता है ना। चलो बना के देखते हैं कॉम्बिनेशन। मैंने पहले लिखा जी फॉर ग्रॉस। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर को मैं लिखूं नेशनल प्रोडक्ट और इसको मैं फैक्टर कॉस्ट लिख लेता हूं। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। चलो जी को ही रहने देते हैं। जी से मैंने लिखा डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इस बार भी मैं इसको फैक्टर कॉस्ट पे रहने देता हूं। ये एक बन गया कॉम्बिनेशन। तीसरा अगर मैं बोलूं कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये भी तो एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा एक कॉम्बिनेशन और बना लेते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये भी तो एक कॉम्बिनेशन है। ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अभी हमने देखा एन एन पी एम पी, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ? अगर मैं सिर्फ इसका कन्वर्जन करूं पहले तो मैं लिखूंगा एन एन पी एफ सी, इसका हो गया। अब मैं अगर इसको भी चाहूं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी हो सकता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी हो सकता है। और अगर मैं डीपी और इसको सेम कर दूं तो मेरा यहाँ पर को आ जाएगा। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी हो सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी हो सकता है। तो बच्चों ऐसे तो कॉम्बिनेशन कितने ही होते रहेंगे और आपको क्वेश्चन में कोई सा भी एक स्पेसिफिक चीज़ दे दी जाएगी। आपसे बोला जाएगा अच्छा ये दे दिया, नेशनल इनकम फाइंड आउट करके दिखाओ।
एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। सपोज वो बोल रहा है कि ये आपको गिवन है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, और आपको पता लगाना है कि भाई नेशनल इनकम क्या चीज क्या होगा। तो अब आपको फॉर्मूला बनाओ। क्या आप बना सकते हैं फॉर्मूला? बहुत ही ईजी है। आपको पता है कि ये जो नेशनल इनकम है इसको क्या माना जाता है? आप बोलेंगे सर इसको तो हम लोग बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमको। नेट इधर भी है, नेट इधर भी है, कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। फैक्टर कॉस्ट यहाँ भी है, फैक्टर कॉस्ट यहाँ भी है, इसमें भी कोई भी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ है डीपी, यहाँ है एनपी, इसका मतलब एक कन्वर्जन की ज़रूरत है, बस उतना ही कन्वर्जन हम लोग लगा देंगे और हम लोग पहुँच जाएंगे अपनी नेशनल इनकम में। तो इसमें से मुझे क्या चीज़ चेंज करनी पड़ी? डोमेस्टिक में मैं क्या करूँ? में अगर मैं अपना NFIA को जोड़ दूं तो हम लोग पहुंच जाएंगे अपने नेशनल इनकम में। बड़ा इजी था। तो ये फॉर्मूलेज जो हैं वो किसी भी तरीके से आ सकते हैं और कितने भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो 3 कन्वर्जन याद हैं तो आपको फॉर्मूले अब याद नहीं करने बच्चों। आप कन्वर्जन पे ज़्यादा फोकस करिए, फॉर्मूलेज रटने पे कभी नहीं, क्योंकि फॉर्मूलेज तो आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, चलो अब ये नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग नेशनल इनकम को कंक्लूड करेंगे और वहाँ पर को हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि 3 जो हमारे पास मेथड्स हैं उसमें क्या अलग हो जाता है, और 1 बाय 1 उन मेथड्स को हम लोग देखेंगे। तो आपका अभी तक का जो जितना भी नोट्स हैं, नोट्स को बना के तैयार रखिए। ये जो कन्वर्जन का आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसके अच्छी तरह नोट्स बनाइए, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कुछ रिलेटेड टॉपिक्स अभी आपको आने वाले, जब हम इनकम मेथड से शुरू करेंगे वहाँ पर से आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई जारी रखिए। अंटिल देन